और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। खबर 100 पहुंचा ग्रामीणों के पास। हरदीप सिंह डंग की सभा में उड़ी कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां। गैस विभाग ने कर्मचारियों को बनाया निशाना। और उपचुनाव में मुद्दे भटकाने की असफल कोशिश। नेता चुनाव के दौरान बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद वापस पलटकर एक नजर भी नहीं देखते। ऐसी ही जमीनी हकीकत बदनावर जनपद पंचायत की अंतिम ग्राम पंचायत बोरदा और बोरदी में देखने को मिली, जहां खबर 100 से चर्चा में ग्रामीणों ने बताया कि हमारे यहाँ नेता सिर्फ चुनाव के समय आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं और बाद में पलटकर देखते तक नहीं। इसी के साथ यहाँ के रहवासी सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य संबंधित कई मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। और क्या कुछ कहा ग्रामीणों ने, आइए देखते हैं। मैं हूँ राजेश चौहान और आप देख रहे हैं खबर 100। आज हम बदनावर विधानसभा क्षेत्र के अंतिम छोर में बसे ग्राम पंचायत बोरदा में हैं। हम यहाँ मतदाताओं से जानेंगे कि उनकी ज़मीनी हकीकत क्या है। हमारे रोड की भी बहुत समस्या है, बहुत परेशानी है। रातें वरते डिलीवरी के लेने जाता है तो कोई साधन नहीं मिलते हैं। हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं रहती है और रोड की गैर। अच्छा, आपका ये कर्जा माफ़ हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, नहीं कर्जा माफ नहीं हुआ। हालते कर्जा वास्ते 10 दिन हम वार्ड देखते थे। कमलनाथ ने घोषणा करी थी 2-2 लाख रुपया हमने कर्जा माफ़ करूँगा। होने का कोई आज दिन तक कोई पता नहीं है। और क्या चाहते हैं आने वाली सरकार से आप? आने वाली सरकार से और जो माफ़ करेगा वहीं को सरकार को कहीं कहीं अनुमति मिलेगा। ये जब चुनाव होते, जब ये नेता लोग बार बार दौड़ दौड़ के रोज़ दिल्ली घूमते फिरते रहते और वायदा कर करके जाता है तुम्हारे को रोड बना देंगे। और रोड हमारे बोरदी से 6 किलोमीटर तक का रोड नहीं बना। हमारे आने जाने में बहुत दिक्कत पड़े है। थोड़ा सा मोरम गिट्टी डाल दी था, अभी कोई ना बैल गाड़ी चल सके ना कोई ट्रैक्टर चल सके, वहाँ नहीं जा सकते। नेता धक्का दे दे के गाड़ी चलाते थे और आज दिन तक हमारे यहाँ मनासिया जाने के लिए रोड नहीं बना है। क्या क्या समस्या और आपके यहाँ की? और हमारे शौचालय, हम मेरे घर में, मेरा नाम पूरा कालूराम डामर, मेरे घर में 4 सदस्य, 4 बाप बेटे का एक भी शौचालय नहीं बना है। बोरदी पंचायत में रहता है ना मजरा मनाशा, वहाँ रोड भी नहीं है। बिल्कुल जावा आवा को गाड़ी नहीं जाती है, कहीं नहीं, पैदल पैदल घूमता है। हाँ, यह बात, मोटरसाइकिल ही नहीं निकले भाई साहब। अच्छा, और क्या क्या समस्या है आपके गांव पंचायत? हम पंचायत की समस्या यह है कि हमारा रोड सही है, ये तो पानी सही है, वहाँ पीवा को पानी की समस्या है। अच्छा, पिछली बार राजवर्धन कांग्रेस में थे, हाँ। इस वजह से आपने उनको वोट दिया, जीता। इस बार वो भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, हाँ। आपकी क्या राय है? हमारी यह राय है कि हमारा रोड और तालाब नहर सब कंप्लीट वही जाना चाहिए। आप बताइए कि आपको कमलनाथ सरकार में फ़ायदा हुआ कि शिवराज सरकार में? आरोन क्षेत्र में मणिनाथ भगवान की मूर्ति की स्थापना की गई। आपको बता दें, नगर में जगह जगह मूर्ति का भव्य स्वागत किया गया। मणिनाथ भगवान की मूर्ति की स्थापना के लिए मेन मार्केट से होते हुए महावीर जिनालय पहुंची, जहां ढोल धमाके गाजे बाजे के साथ जुलूस निकाला गया, उत्सव मनाया गया, जिसमें जैन समाज की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश में चुनाव का माहौल है। इसी के चलते कोरोना को अनदेखा करते हुए आए दिन नेताओं की बड़ी बड़ी रैलियां और भव्य सभाएं की जा रही है। गुरुवार को ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की चंदवासा में आम सभा हुई, जिसमें कोरोना की गाइडलाइंस को अनदेखा किया गया। सभा में भारी भीड़ इकट्ठी हुई। इतना ही नहीं, सिंधिया नियत समय से 20 मिनट देरी से पहुंचे। गौरतलब है, सरेआम कोरोना की धज्जियां उड़ाने वाले शिवराज खुद ही की तारीफ करते हुए कहने लगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आते ही सबसे पहले कोरोना की बैठक ली
बीमारी से बचाव के उपाय के बारे में जानकारी भी दी गई और युद्ध स्तर पर कार्य करने की भी जानकारी दी गई। लेकिन असलियत तो कुछ और ही है, और असलियत बयान कर रही थी आम सभा, जहां खुद भारतीय जनता पार्टी, जहां खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे थे। हरदीप सिंह डंग के चुनाव प्रचार के दौरान यहाँ इकट्ठे हुए थे। इस दौरान उपचुनाव के चलते प्रदेश के मुखिया, प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ आए हुए थे, जिन्होंने कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया। साफ तौर पर देख सकते हैं आप विजुअल्स में कितनी भीड़ इकट्ठी हुई। मध्य प्रदेश में उपचुनाव जनता के लिए लाभदायक होंगे या ये चुनाव जनता के लिए जान का खतरा बनेंगे, ये तो आने वाला समय बता ही देगा। ऐसा नहीं है कि इस अपराध में अकेली भारतीय जनता पार्टी शामिल है, इसमें कांग्रेस भी है जो कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाने में पीछे नहीं है। इसी जगह पर कांग्रेस ने भी अपनी आम सभा आयोजित की थी, उसमें भीड़ इकट्ठी की गई थी और जगह जगह यही हाल है। अगर यही हाल रहा तो जनता को बार बार गाइडलाइंस याद दिलाने वाली सरकार, जनता को बार बार कोरोना गाइडलाइंस की दुहाई देने वाले बीजेपी और कांग्रेसी बड़े बड़े नेता खुद जनता की जान के साथ खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं। मैं कमीना हूं, लेकिन तुमने तो 16,000 रुपया के लड़ुआ भी मेरी गरीब बहनों के मुंह से छीन लिए। ऐसे हम कमीना है। हमने बेटियों की शादी कन्यादान योजना में करवाने का फैसला किया और तुमने अकड़ के कहा 51,000 रुपया देंगे। शादी हो गई, डोली उठ गई, बिटिया ससुराल चली गई, भांजे भांजी भी आ गए, लेकिन सेठ तेरे 51,000 में से ढेला नहीं आया। मेरी बहनों, ये तुम्हारा भाई इस साल फिर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना चालू करवाएगा ताकि गरीब बेटियों के हाथ पीले हो सके। हम कमीने, एक्सीडेंट में मौत होता था, मैं किसान का ब्याज भरवाऊंगा, मैं कर्ज माफी का युक्तिकरण करूंगा। तुम लखपति हो, तुम सेठ हो कमलनाथ, मेरे भांजे भांजी, कोई भी जाति और समाज को हमने भेद नहीं किया। वो सामान्य वर्ग के हो, वे पिछड़े वर्ग के हो, वो एससी हो, वो एसटी हो, मेरे भांजे भांजियों, मैंने तय किया कि अगर उनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपया से कम है और उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, IIM, बड़े से बड़े शिक्षण संस्थानों में होगा तो फीस होती है 5-7 लाख रुपया साल। गरीब और किसान नहीं भर सकता, तो वो फीस माता पिता नहीं भरवाएंगे, मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा। अब देखिए, शिवराज सिंह जी बैठे हैं मंच पे, मैं बैठा हूं। हम दोनों तो मालवा के लिए तो घर की मुर्गी दाल बराबर है। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? पिछड़ा पर 15 महीने पहले नया दूल्हा राजा आए थे मध्य प्रदेश। क्या एक बार भी दूल्हा राजा शामगढ़ या चंद्रवासा आए? मालूम है क्यों? क्योंकि 15 महीने वल्लभ भवन में बैठकर सही है कि नहीं? 15 महीने वल्लभ भवन में बैठकर नोट बन रहे थे, नोट इकट्ठा किया जा रहा था, आवेद रेत और खनन के आधार पर, ट्रांसफर उद्योग के आधार पर, शराब के कारोबार के आधार पर। 15 महीने में जब ये भ्रष्टाचार मैंने देखा, किसानों के साथ वादा खिलाफी देखा, इसी मंदसौर में, जगदीश जी आपको याद होगा, ये हरदीप हमारे साथ खड़ा था, इसी मंदसौर जिले में आके कहा था, कांग्रेस का कहना साफ, हर किसान का 2 लाख तक का सामान।
ग्वालियर में जैसे जैसे 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे ही पार्टी ने भी अपनी कमर आखिरकार कस ली है, जिसके चलते ग्वालियर में 30 तारीख को मेगा रोड शो का आयोजन किया जा रहा है। इस रोड शो में दोनों विधानसभाओं में ये रोड शो जो है वो घूमेगा। मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और भी कई बड़े वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। बता दें कि यह जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष कमल माखीजानी ने पत्रकारों को दी। देखिए, चुनाव प्रचार का अंतिम दौर है, तो 30 तारीख को एक बड़ा मेगा रोड शो रखा गया है जो दोनों विधानसभाओं में घूमेगा और उसमें हमें मध्य प्रदेश का जो वरिष्ठ नेतृत्व है वो उपलब्ध होने वाला है। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष BD शर्मा जी, माननीय सिंधिया जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय उमा भारती जी, अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लाल सिंह आर्य जी, स्थानीय हमारे सांसद ग्वालियर के विवेकनाथ शेरवेकर जी, प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, मुन्नालाल गोयल जी, ये सब लोग हमको मिलने वाले हैं। और ये रोड शो ग्वालियर पूर्व विधानसभा में 4:30 बजे प्रारंभ होगा नदी गेट से और विभिन्न मार्गों से होते हुए जयनगर चौराहे पर समाप्त होगा। ऐसे ही ग्वालियर का जो रोड शो है वो 6 बजे सेवानगर पार्क से प्रारंभ होगा और अलग अलग मार्गों से होते हुए तानसेन नगर पर स्टेट बैंक चौराहे पर समाप्त होगा और लगभग 100 स्थानों पर विभिन्न सामाजिक, व्यापारिक, पार्टी के कार्यकर्ता, पार्षद, मोर्चा प्रकोष्ठ, ऐसे 100 स्थानों पे रोड शो का भव्य स्वागत होने वाला है और जनता में बड़ा उत्साह है और अलग अलग व्यापारिक संगठन भी हमसे संपर्क कर रहे हैं स्वागत के लिए, तो वो लोग बहुत अच्छा स्वागत करने वाले हैं। उज्जैन क्षेत्र के फ्रीगंज स्थित कपड़े की दुकान में एक आरोपी ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बता दें, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके बाद पता चला कि आरोपी गूंगा है। इसी के साथ पुलिस ने आरोपी से कई अन्य मामलों में भी पूछताछ की। गौरतलब है, क्षेत्र के TI दिनेश प्रजापति ने इस मामले में बताया कि पिछले दिनों फ्रीगंज में कपड़े की दुकान में चोरी की वारदात हुई थी, जिसके बाद इस मामले की जांच शुरू की गई, जिसमें CCTV की मदद से एक बदमाश को चोरी करते हुए दिखाया गया था। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तलाश के बाद मनोज को गिरफ्तार किया गया। TI ने इस मामले में बताया कि मनोज गूंगा है, लेकिन चोरियां करने में एक्सपर्ट है। साथ ही कपड़े की दुकान की चोरी की वारदात उसने खुद कबूली है। TI प्रजापति के अनुसार मनोज अब तक 7 चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका है। 2 दिवस पूर्व एक अज्ञात बदमाश द्वारा विभिन्न लगभग 5-6 दुकानों के ताले चटकाए गए थे। उससे शहर में एक वातावरण दूषित हुआ था। लोगों में थोड़ा भय व्यक्त हुआ कि किस प्रकार से चोरियां हुई है। हालांकि सामान कुछ भी नहीं गया, परंतु जिस प्रकार की घटनाएं घटित हुई थी उससे थोड़ा सा शहर में माहौल दूषित लगा। हमारे द्वारा सक्रियता दिखाते हुए जो है उनसे फुटेज चेक किए। उसके बाद कुछ लगा कि एक संदिग्ध व्यक्ति हो सकता है, जिससे पूछताछ करने पर जानकारी मिली कि उसके द्वारा ही ये घटना घटित की गई। उक्त व्यक्ति मनोज उर्फ गूंगा है। हालांकि पिता गेंदालाल बेहरवा निवासी हीरा मिल की चाल है। गूंगा बहरा व्यक्ति है, परंतु काम करने में एक्सपर्ट है चोरी के। उसके द्वारा जो है पहले भी लगभग 6-7 बार चोरियों की वारदात की गई। आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं थाने में। अभी भी जो है उसके विरुद्ध जो है वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। अभी हमारे द्वारा उसके द्वारा घटनास्थल का मुआयना करने के लिए पहुंचाया गया, उसको लेकर गए। उससे ये भी होता है कि आम नागरिकों में थोड़ा चोरों के प्रति एक रहता है, उसमें भी विश्वास पुलिस के प्रति जागता है कि उन्होंने प्रयास करके उसकी धरपकड़ की है। और निश्चित रूप से यदि कोई बदमाश पकड़ में आएगा, चोरी की घटना यदि करेगा, तो निश्चित रूप से हमें हर बदमाश को जो भी रहेगा हम लोग हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर घटनास्थल पर जरूर ले जाने का प्रयास करेंगे और प्रयास करेंगे कि पारदर्शितापूर्वक हमेशा कार्य बना रहे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र में लोकायुक्त पुलिस ने दवा मार्केटिंग कंपनी का लाइसेंस जारी करने के नाम पर 25,000 रुपए की रिश्वत मांगने पर ड्रग इंस्पेक्टर के बाबू को रंगे हाथ धर दबोचा। ड्रग इंस्पेक्टर के सहयोगी बाबू को ग्वालियर की लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया। लोकायुक्त ने इस मामले में ड्रग इंस्पेक्टर कार्यालय बाबू के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बता दें कि लाइसेंस जारी करने के लिए ड्रग इंस्पेक्टर अजय ठाकुर ने फरियादी महेंद्र बातम से 25,000 रुपए के रिश्वत की मांग की थी। फरियादी महेश ने ड्रग इंस्पेक्टर अजय ठाकुर से मोबाइल पर हुई रिश्वत की बातचीत रिकॉर्डिंग सहित ग्वालियर लोकायुक्त से इस मामले में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद गुरुवार को लोकायुक्त पुलिस ने ड्रग इंस्पेक्टर ऑफिस के बाबू आयुब खान को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए धर दबोचा।
ये आवेदक हैं महेंद्र बाथम। इसने ऑस्बिटा फार्मास्यूटिकल नाम से एक फर्म बनाई है जिसके लिए होलसेल के ड्रग बिजनेस के लिए औषधियों के विक्रय के लिए इसने 13 अक्टूबर 2020 को जो यहाँ लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, उस लाइसेंस को जारी करने के लिए ड्रग इंस्पेक्टर अजय ठाकुर उससे 30,000 रुपये की डिमांड कर रहे थे, जिसकी शिकायत 27 अक्टूबर को आवेदक द्वारा लोकायुक्त कार्यालय ग्वालियर में की गई। आवेदक को एक टेप इशू किया गया। आवेदक के द्वारा अजय ठाकुर से वार्ता की गई अपनी दुकान पर और उनके द्वारा 25,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई ड्रग लाइसेंस जारी करने के एवज में। उक्त वार्ता को आवेदक द्वारा वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया और हमारे यहाँ पेश किया गया। उक्त वार्ता को सुनने के बाद और जो उसने आवेदन पत्र दिए थे उसके आधार पर हमने दोनों एक्यूज्ड अयूब खान और अजय ठाकुर के विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 संशोधित अधिनियम 2018 के तहत अपराध पंजीकृत किया और उसके पश्चात आज इन्वेस्टिगेशन में जो वोट हैं 25,500 रुपये के 50 वोट थे, उन पर फर्जी पाउडर लगा के आवेदक को दिए गए। आवेदक द्वारा आज यहाँ कार्यालय में आके अजय ठाकुर की तलाश किया गया तो अजय ठाकुर आज कार्यालय में उपस्थित नहीं थे। उसने फोन लगाकर उनसे चर्चा करनी चाहिए लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। तो दूसरे जो आरोपी हैं अयूब खान जो यहाँ सहायक ग्रेड 3 के तौर पर पदस्थ हैं, उनके द्वारा रिश्वत राशि आवेदक से 25,000 रुपये ली गई और अजय ठाकुर के कक्ष में जो टेबल है उसकी दराज में रख दी गई। तो इसके बताए जाने पर अयूब खान के बताने पर उक्त रिश्वत राशि हमने बरामद कर ली है और मौके पर कार्रवाई कर ली है और दोनों आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की है। मध्य प्रदेश के शामगढ़ क्षेत्र से एक बेहद ही शर्मनाक खबर सामने आई है। शामगढ़ थाना क्षेत्र के मुंडला में एक युवक रोज एक लड़की के साथ छेड़छाड़ करता था, जिसके तहत आज लड़की के मामा और उसकी मां ने मेलखेड़ा चौपाटी पर आरोपी को पकड़कर खुलेआम उसकी पिटाई कर दी। साथ ही उसको शामगढ़ थाना भी लेकर गए, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच की और अभी इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में कई नेता जनता के हित में कई बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन अब जो खबर सामने आई है भोपाल से गैस विभाग की पोल खुलते नजर आ रही है। आपको बता दें कि गैस राहत विभाग का वेतन के नाम पर नया कारनामा सामने आया है। गौरतलब है कि ई हॉस्पिटल प्रोजेक्ट के तहत काम करने वाले कर्मचारियों ने वेतन विसंगति को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने कहा कि गैस राहत विभाग और BSNL के बीच हुए अनुबंध के चलते बताया गया कि गैस राहत विभाग ने 23,323 रुपये वेतन निर्धारित किया था, लेकिन इसके बाद BSNL ने 15% वेतन कटौती करने के बाद की। उसके बावजूद कंपनी 19,000 रुपये के बजाय 9,000 रुपये देने की बात कर रही है, जिस पर कर्मचारियों ने विभाग को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कोरोना संकट के बावजूद भी विभाग ने 8 महीने से कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे। अपना नाम बताओ। मेरा नाम आमिर हाशमी है। मैं 2011 से गैसराज चिकित्सालयों में कार्य कर रहा हूँ। हम लोग गैसराज के सभी 6 चिकित्सालयों में अपना कार्य पूर्ण रूप से करते हैं। हमने जब 2011 में अपना कार्य शुरू किया था तो हमें वेतन 5 से 7,000 के बीच में मिलता था। आज बढ़ के हमारा जो वेतन है वो 22 से 23,000 रुपये मिला है। परंतु अब कंपनी जो निकसी थी वो चेंज हो गई है और गैस राहत विभाग ने ये टेंडर BSNL कंपनी को दे दिया है। अब BSNL ने ये थर्ड पार्टी को टेंडर दिया है जो कोई विगन करके कंपनी है, वो हमें ये कह रही है कि वो हमें सिर्फ 8,900 रुपये इनहेंड सैलरी देगी। इसके साथ साथ वो हम पे ये दबाव बना रहे हैं कि हम यहाँ पर विवश होकर कार्य करें, अन्यथा वो अपनी टीम लाएंगे और 1 नवंबर से हम सबको हटा देंगे। बिना किसी सूचना, बिना किसी वेतन के हम यहाँ से हटा दिए जाएंगे। हम कोरोना के काल में पूरे समय अपनी ड्यूटी करते आ रहे हैं। समय पे विभाग द्वारा दी गई जानकारी से हम फीवर क्लिनिक में भी काम कर रहे हैं, परंतु जिसका अब हमें कोई सैलरी नहीं मिल रहा है। तो हमारी शासन से ये मांग है कि हमारी सैलरी जो हमें मिलती थी वही पूरी सैलरी हमें दी जाए और हमारी जगह कोई नया ऑपरेटर को नहीं रखा जाए, क्योंकि हम यहाँ 8 साल से कार्य कर रहे हैं। अब 8 साल बाद अगर हमें हटा दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे? हम में से कुछ लोग ओवर एज हो चुके हैं, कुछ लोगों की अपनी प्रॉब्लम है, पारिवारिक समस्या है। आप बताइए 22,700 रुपये कमाने वाला व्यक्ति अगर 8,900 रुपये घर लेकर जाएगा तो वो क्या बचाएगा? वो कैसे अपना परिवार संचालित करेगा? हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि जो सैलरी हमें मिलती थी 22,700 रुपये वही हमें मिले। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। बने रहिए खबर 100 न्यूज़ के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।